हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 की चैप्टर नंबर 8 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.10 को सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8.10 में बोला गया है कि 15 किलोग्राम का द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी है। इसको 3 तारों से, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है, सममित रूप से लटकाया गया है, एक समान रूप से लटकाया गया है। और सिरों के दोनों तार तांबे के हैं। तो इनमें जो 3 तार है उनमें से सिरों के जो 2 तार हैं वो तांबे के हैं, और जो बीच वाला तार है वो लोहे का है। तो तारों के व्यासों के अनुपात निकाली, तो हमें जो ज्ञात करना है वो है कि तारों के जो व्यासों के अनुपात हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। और प्रत्येक पर, जो प्रत्येक तार है उस पर तनाव उतना ही रहना चाहिए। जिस पे तनाव है वो क्या है, समान तनाव है, टी है। मान लीजिए तनाव जो है टी है, और तीनों तारों पर जो तनाव है वो एक समान है। ठीक है, तो देखिए एक बार जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि जो द्रव्यमान है पट्टी का, वो दिया गया है दृढ़ पट्टी का द्रव्यमान। दृढ़ पट्टी का द्रव्यमान जो हमें दिया गया है, मान लीजिए स्मॉल एम है, इसका मान हमें दिया गया है 15 किलोग्राम। और प्रत्येक तार की जो लंबाई है वो हमें दी गई है, प्रत्येक तार की लंबाई मान लीजिए कैपिटल एल है, इसका मान हमें दिया गया है 2 मीटर। और जो तनाव है, प्रत्येक तार में जो तनाव है हमने माना है वो कैपिटल टी है। तो प्रत्येक तार में तनाव कैपिटल टी है। और एक चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कोई दृढ़ सिरा है, इस पर 3 तार लटके हुए हैं। तो मान लीजिए 2 तार जो हैं जैसे क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हम एक बार 2 तार यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लीजिए एंड के जो 2 तार हैं ये तांबे के तार हैं, और सिमिलरली जो बीच वाला जो तार है वो बोला गया है कि लोहे का तार है। इससे हमने मान लीजिए कोई द्रव्यमान लटकाया है, तो ये मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, दृढ़ पट्टी का है। इस दृढ़ पट्टिका का जो द्रव्यमान है वो में दिया गया है कैपिटल एम है। और सभी जो तार हैं, तीनों तार में जो तनाव है वो कैपिटल टी है। ठीक है, अब हमसे इनके व्यासों का अनुपात पूछा है, तो व्यासों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर जो तीनों तार हैं वो समान व्यास के नहीं होंगे। तो सिरों के दोनों तार तांबे के, तो मान लीजिए 2 तार तांबे के, इनका व्यास एक समान है, तो इनका एरिया मान लीजिए समान है। ये A1 है तो ये भी A1 है। और दूसरा तार जो A2 है, जो अपने पास लोहे का तार है, उसका अपन मान लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है A2 है, तो इन्हीं का हमें व्यास निकालना है। ठीक है, और बाकी दोनों तार तांबे के समान मान लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपना जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर बल समान लग रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग है, द्रव्यमान है, और देखिए हमें व्यास का अनुपात निकालना है, तो सभी पे एक समान रूप से बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पार्ट अगर मान लीजिए नीचे जाएगा, तो अगर ये पट्टी का नीचे जाती है तो पट्टी का एक साथ ही नीचे जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंड वाले जो पॉइंट है वो एक ही तार से बंधे हुए हैं। तो क्या होगा, दोनों एंड से एक ही समान रूप से इनमें क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विकृति जो है तीनों तार में, ये पूरा पूरा पैरेलल एक साथ जाएगा, यहाँ से लेके नीचे तक का पार्ट पर एक साथ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी जो वृद्धि होगी वो तीनों तारों में क्या होगी, एक समान रूप से होगी। यहाँ से जो भी डेल्टा एल, मतलब जो लंबाई में चेंज होगा वो एक समान रूप से होगा। अगर लंबाई में चेंज एक समान रूप से होगा, तो हम जानते हैं कि विकृति जो होती है वो होती है डेल्टा एल, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो तीनों तारों के लिए लंबाई में परिवर्तन समान है, और तीनों तारों की जो लंबाई है वो तीनों तारों की लंबाई क्या है, प्रत्येक की लंबाई समान है। तो यहाँ से डेल्टा एल भी समान है और कैपिटल एल भी समान है। इसका मतलब क्या है, विकृति जो होगी तीनों तारों के लिए वो एक समान होगी। तीनों तारों की विकृति जो होगी वो एक समान होगी। तो यहाँ से हमारे पास तीनों तारों के लिए क्या क्या चीजें बराबर है, एक तो देखिए तनाव, उनमें जो लगने वाला बल है वो समान है, उनमें जो उत्पन्न विकृति है वो समान है। ठीक है, तो विकृति समान है, लगने वाला बल समान है। और यहाँ पर हमारे पास यंग का प्रत्यास्थ देखो 2 चीजों से बनी हुई है वस्तु, एक तो अपने जो तार है, एक तो तांबे का है,
तो अपन यहाँ से देखें, डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेबल दी गई है, यहाँ से एक तो ये लोहे के लिए जो मान दिया गया है वो 190 इंटू 10 की पावर 9 है। तो हम एक मान को यहाँ लिख लेते हैं, ये है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, क्योंकि जो लगने वाला बल है वो लंबाई के अनुदिश है, जो तनाव है वो लंबाई के अनुदिश है। और जब लंबाई के अनुदिश जब प्रतिबल या बल कार्य करता है तो वहां पर विकृति जो होती है वो अंधेरी विकृति होती है, और संबंधित यंग जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो होता है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक जो है, एक तो लोहे के लिए, लोहे को हम मान लीजिए एफ ई से शो कर देते हैं, फेरस बोलते हैं लोहे को साइंटिफिक लैंग्वेज, तो एफ ई से हम शो कर देंगे। इसका मान जो दिया गया वो हमें दिया गया 190 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और साथ में सिमिलरली जो तांबे के लिए हमें दिया गया है, तांबे के लिए जो मान है, तांबे को कॉपर बोलते हैं, तो वाई सी का जो मान है वो हमें दिया गया है 110 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये मान हमें दिया गया है यहाँ टेबल से। ठीक है, तो हम अगर यंग के प्रत्यास्थ गुणांक के फॉर्मूले की अगर बात करें तो देखिए वो जो मान होगा वो कितना होगा, तो जो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला होता है वाई, तो जो सिंपल प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिबल। जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो क्या होता है, प्रतिबल बटे में विकृति। और जो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और विकृति जो है वो क्या होगी, डेल्टा एल बटे में कैपिटल एल। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा फॉर्मूले को, देखो विकृति को हम विकृति रहने देते हैं क्योंकि विकृति कांस्टेंट है, तो तीनों तार के लिए वो सेम ही पार्ट रहेगा। बल का मान तनाव की इक्वल है और एरिया का मान ए है। तो यहाँ से अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो फाई का फॉर्मूला जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो टी बटे में ए इंटू विकृति, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो अगर दोनों तारों की बात करें तो इसी फॉर्मूले से जो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर फेरस के लिए बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, तनाव तो सेम है दोनों तारों के लिए। और एरिया जो है, तो एरिया अपने पास, देखो एरिया होता है बेलनाकार तार है, तो तार के लिए जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। व्यास की टर्म में बात करें तो व्यास क्या होता है, दोगुना होता है त्रिज्या का, तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटा 2। तो अगर हम यहाँ मान रखें तो देखो आर क्या जाएगा, डी बटा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या, पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई डी स्क्वायर बटे में 4। तो फेरस के लिए हम मान लेते हैं अपने पास जो व्यास है वो डी एफ ई है, इसका स्क्वायर बटे में जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो 4 है वो 4 हो गया। ये अपने पास एरिया हो गया फेरस के तार के लिए, इंटू जो भी विकृति का मान है वो हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉपर वाले तार की बात करें तो वाई सी का मान क्या हो जाएगा, टी बटे में वही पाई बटा 4। और जैसे डी एफ ई है वैसे कॉपर के लिए कॉपर हो जाएगा सी, इसका स्क्वायर इंटू में विकृति। तो अगर हम इस समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इनको नाम देते हैं, अगर इनको डिवाइड करें, समीकरण 1 बटाकर 2 करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम समीकरण नंबर 2 का भाग देते हैं, देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई एफ ई डिवाइड बाई हो जाएगा वाई सी, राइट हैंड साइड में टी बटे में पहले वाले पार्ट में है पाई बाई 4 डी, फिर इसके लिए एफ ई का स्क्वायर इंटू में विकृति। और सिमिलरली जब इसके बटे में पार्ट जाएगा तो टी, और जो बटे वाला पार्ट पाई बाई 4 वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो पाई बाई 4 डी सी का होल स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई विकृति। तो यहां से देखिए क्या क्या पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक तो जो पाई बाई 4 वाला पार्ट है, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, विकृति से विकृति कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो मान अनुपात रहेगा हमारे पास, तो यहाँ से इक्वेशन थोड़े हम आगे और लिखते थे एक बार, तो देखिए वाई एफ ई बटे में वाई सी जो है वो हो जाएगा डी सी का होल स्क्वायर बटे में डी एफ ई का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा इसलिए क्योंकि व्यासों का अनुपात पूछा है, तो दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे, तो देखो राइट हैंड साइड में डी सी बटे में डी एफ ई बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो इधर का वर्गमूल लेने पर और लेफ्ट हैंड साइड का वर्गमूल लेने पर, तो ये वाला पार्ट इधर मैंने लिख दिया है, और इक्वल में क्या जाएगा, रूट ऑफ वाई एफ ई
बटा वाई सी। तो हमें पास जो नॉन मान है टेबल से वो नॉन मान हम यहाँ लिख देते हैं। तो डी सी बटा डी एफ ई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई जो यंग का प्रत्यास्थानांक है फेरस के लिए वो कितना हमने लिखा है। तो देखिए फेरस के लिए जो मान है हमारे पास वो है 190 और कॉपर के लिए जो है हमारे पास वो 110 गुना 10 की पावर 9। दोनों मान हम यहाँ लिख देते हैं। तो फेरस के लिए तो हमारे पास है 190 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई जो हमारे पास कॉपर के लिए वो 110 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कैंसिल होने वाला पार्ट क्या है, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो पार्ट बचेगा देखिए क्या बचेगा, रूट ऑफ 19/11। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मान दिया गया है वो है 19/11। तो 19 में हम 11 का भाग दे देते हैं, 19/11। तो ये हमारे पास जो भी मान है इसको हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर मान जो है वो आ गया 1.314। तो जो मान है वो कितना है 1.31। इसका एग्जेक्टिव हम कितना लिखेंगे 1.31। तो रूट में जो मान है बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है 1। तो जो डी सी और डी एफ ई का जो रेशियो है अनुपात है वो कितना आ जाएगा 1.31 अनुपात 1। तो हमारे जो फाइनल आंसर है, जो दोनों तार है हमारे पास, एक तो इस लोहे का तार है और दूसरा हमारे पास जो तांबे का तार है, तो इन दोनों के व्यासों का अनुपात जो रहेगा डी एफ ई अनुपात जो डी सी जो अनुपात हमारे पास है इनका निकाला हमने डी सी बटे में डी एफ ई, जो कॉपर और तांबे के तार का जो अनुपात है, कॉपर और एफ ई का जो अनुपात है हमारे पास कितना निकल गया है 1.31 अनुपात 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।